नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर पॉडकास्ट यानी कि अनफिल्टर्ड अड्डा। हमारे आज खास मेहमान हैं 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी दीपक मिश्रा। बस नाम ही बहुत है। बाकी आइए जानते हैं 11 साल के बच्चे दीपक मिश्रा को, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपक मिश्रा को, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स के स्पेशल डीजी दीपक मिश्रा को। एक इंसान में कई पद, कई गरिमाएं और तमाम काम। दीपक सर, स्टेट मिरर में आपका स्वागत है। और मेरे ख्याल से पॉडकास्ट के लिए आप शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, पहली बार बैठ रहे हैं। नहीं, क्षमा चाहूँगा, बैठ चुके हैं। जो आप बैठ चुके हैं मैं उससे ज़्यादा सुनने आया हूं। आज मैं नहीं बोलूँगा, आप सुनाएंगे। 11 साल के दीपक मिश्रा क्या थे, क्या था बचपन, माँ, बाबूजी, परिवार। अपने बारे में स्वागत भाषण देना बड़ा ही मुश्किल सा यानी दुष्कर कार्य लगता है। पीछे की ज़िंदगी को जब भी झांकने की कोशिश करता हूँ तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई मुझ में कोई भी ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी या कभी रही होगी। बस एक आम परिवार में पैदा हुआ। पिताजी सरकारी सेवा में थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक। माँ वैसे तो बीए एलएलबी थी, किंतु हाउसवाइफ ही थी वो। 2 भाई थे, हम दोनों। बड़े भैया हमसे 2.5 साल बड़े थे। अब वो अमेरिकन नागरिक हो गए हैं। पढ़ने में मेधावी था ये कहना गलत होगा, किंतु ये बात सही है कि रिज़ल्ट के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता था कि चाहे कुछ हो जाए, रिज़ल्ट ख़राब नहीं आना चाहिए। तो कुछ भी ऐसे गुण नज़र नहीं आ रहे थे मुझे अपने आप में जिससे लगे कि मुझे ये कहने का गौरव महसूस हो कि मैं पढ़ने में बहुत ही मेरा ध्यान लगता है। हाँ, ये बात ज़रूर सत्य है कि रिज़ल्ट भगवान के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से बराबर बहुत ही अव्वल दर्जे का रहा करता था। पहली क्लास का कुछ याद है सर? अब नहीं, इस उम्र में आके नहीं, कहाँ गए थे? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किस क्लास का याद जिला है? स्कूल, सरकारी स्कूल, जो एक हम बिहार के एक कस्बे में, बहुत ही छोटे कस्बे में हम पढ़ाई किए हुए, और पिताजी की वहीं पोस्टिंग थी। तो वहीं का एक बहुउद्देशीय जिला स्कूल हुआ करता है हर कस्बे में बिहार में, उसी में पढ़ते थे हम लोग। किस जिले की बात कर रहे हैं? ये चंपारण जिला में मोतिहारी एक है जगह। तो मोतिहारी जिला जो कि बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में बॉर्डर है, इसका नेपाल के साथ लगता है। हम वहीं पे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई हायर सेकेंडरी तक। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद में फिर पटना साइंस कॉलेज वहाँ चले गए। घर वालों की बहुत ही इच्छा थी कि मैं भौतिक शास्त्र में यानी फ़िज़िक्स में ऑनर्स करूं। तो साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया। उन दिनों में पटना साइंस कॉलेज में फ़िज़िक्स में ऑनर्स में दाखिला मिलना बड़ा ही एक लैंडमार्क माना जाता था। जैसा मैंने कहा, ईश्वर का आशीर्वाद था, एडमिशन वहाँ मिल गया ऑनर्स क्लास में। फिर बीएससी ऑनर्स करने के बाद में बिहार में वहाँ पे सेशंस लेट होने लगे थे, तो बीएचयू चला आया मैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया, एमएससी फ़िज़िक्स। और फिर वहीं पे CSIR फेलोशिप मिल गई थी, तो मैं
सोलर बैटरी यानी सौर ऊर्जा पे शोध करने लगा। जूनियर रिसर्च फेलो था। करीब 2 साल रिसर्च किया। अचानक मन रिसर्च से उखड़ गया। क्यों? क्या लगा? लगा कि मैं कुछ बहुत महान सी चीज़ कुछ भी खोज नहीं पाऊँगा, तो इतने सारे पीएचडी आसपास में टहल रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक रहूँगा। मतलब भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। हाँ, और प्लस नौकरी मिलनी इस लाइन में बड़ी मुश्किल, क्योंकि 6-7 साल में किसी एक डिग्री कॉलेज में किसी कस्बे में 1 या 2 भर्तियाँ निकलती थी, और उन भर्तियों में भी मोस्टली रिजर्वेशंस रहते थे, तो बहुत मुश्किल था नौकरी मिल पाना। तो हमें लगा कि इतनी मेहनत से तो पढ़ाई करने के बाद, रिसर्च करने के बाद फिर से इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी झेलना कुछ अच्छा नहीं लगा। कितनी उम्र रही होगी सर उस वक्त? करीब करीब 22 साल 23 साल तो हो गया था। 23 साल में समझ में आ गया कि बेटर देन दिस कि हम पीएचडी करें, रिसर्च करें और धक्के खाएं उसके बाद भी। नहीं, 22 साल हो रही होगी। तो उसके बाद फिर वहाँ से चल दिए और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में यूं ही फॉर्म भर दिया था। पता नहीं मेरी तकदीर अच्छी रही होगी, यहाँ से कॉल आ गया, एडमिशन हो गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ पढ़ाई करने दिल्ली में। मैंने लोगों से पूछा, क्योंकि मैं प्योर साइंस के बैकग्राउंड का था और ये लाइन थी आर्ट्स एंड कॉमर्स की। तो मैंने लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह मेरी एडमिशन हुआ है। तो जो जानकार लोग थे उन्होंने कहा कि चुपचाप से गाड़ी पकड़ो और चले जाओ, एडमिशन मिल गया है। तो दिल्ली। ये किस सन की बात रही होगी सर? ये है 80 की बात। अच्छा। फिर यहाँ दिल्ली चले आए और बिल्कुल नई चीज़, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की दुनिया छोड़ करके मार्केट और डिमांड और सप्लाई बिल्कुल ही शिफ्ट था। एकदम बिल्कुल उल्टा था। हाँ, बहरहाल ये मैनेजमेंट करने के बाद में फिर प्राइवेट सेक्टर में चले गए नौकरी करने। कहाँ? वो थोड़ा सा वो भी खोल के दिल्ली बताएं। में ही। वो क्या नौकरी थी? पहले बहुत छोटी कंपनी ज्वाइन किए थे, ये सोच करके कि सारा काम करना पड़ेगा तो जल्दी से सब कुछ सीख लूँगा। तो सीख भी लिया बहुत जल्दी, फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में चला गया। क्या सैलरी थी सर? पहली तनख्वाह, पहली नौकरी की दिल्ली में? अब याद अभी करता हूँ। तनख्वाह तो सर सबको याद रहती है। 1300 या 1400 रुपये थी। 1300-1400 बहुत थी रुपये उस दिनों। हाँ जी, जो ये कि बात बहुत बता रहा बहुत हूँ, बड़ी रकम रही है उस जमाने में। 81 की बात बता रहा हूँ। बड़ी रकम थी सर। फिर उसके बाद में अंत में नौकरी करते बदलते टाटाज में पहुंच गया, टाटा एक्सपोर्ट्स में। फिर घर पे जब एक दफ़ा गया था तो पापा ने पूछा, पिताजी ने, कि आप दिल्ली में करते क्या है। मैं दौड़ करके अपना विजिटिंग कार्ड लेके उनको दिखाने की चेष्टा किया। टाटा वाला? हाँ, कि मैं ये कर कुछ रहा हूँ। लिखा हुआ था सीनियर एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वगैरह। क्योंकि आमतौर पे आदमी की जो पहचान होती है, उसकी पूरी आइडेंटिटी वो 3 इंच बाई 1.5 इंच के कार्ड में ही समाई हुई होती है। समाई हुई होती है, आई कार्ड में। आई कार्ड में। तो वो जो विजिटिंग कार्ड था, उन्होंने उसको देखा, उंगली पे नचाया और फिर नीचे फेंक दिया। बोला, इससे तो ज़्यादा मेरा कंपाउंडर कमाता होगा। तो कुछ बन जाते आप कलेक्टर, एसपी। तो हमने कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो उन्होंने उपेक्षा की भाव से कहते हुए, क्या शब्द थे मैंने बाबूजी सुना था कि धत, जब होगा ही नहीं तो फिर क्या इंटरेस्ट की क्या बात कर रहे हैं। मुझे ये बात कहीं नहीं कहीं से हिट कर गई। मैं सीधे दिल्ली आया और इस्तीफ़ा दे करके एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा, यूपीएससी की? हाँ। और यूपीएससी में जिनका हो जाता है, उनके मुंह से ये सुनना कि उन्होंने मेहनत की और बड़े मेधावी थी इसलिए हो गया, ये अतिशयोक्ति होती या मूर्खता के परिचायक होती। ये पूरे शब्दावली जो है, किस्मत होती है यूपीएससी।
एक ही लड़का है, वो शुरू में 3 दफ़ा नहीं हो पाता है, चौथी दफ़ा टॉप कर जाता है। मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, पहले अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर लिया और पुलिस ही भरा था मैंने, इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस एक ही चॉइस भरी सर थी। तैयारी किस तरीके से की, क्या समस्याएं आई? क्योंकि पैसा नहीं था, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक चंपारण बिहार का जो लड़का है वो धक्के खाता हुआ दिल्ली पहुंचा था, जिस फ्लैट में रह रहे थे, क्योंकि उसी फ्लैट में फिर थे तो थोड़े पैसे बचे हुए थे, तो उससे 6 टाटा महीने, वाली सर्विस से। हाँ, जो 6 महीने, वो सर 6 महीने का कितना डिपॉजिट कर रखा था वो खर्च किया? 6 महीने में मेरे ख्याल से करीब 20,000 रुपये करीब खर्च हुए होंगे, क्योंकि कोचिंग भी ले रहा था। जी, कोचिंग कहाँ रह के ली थी यूपीएससी की? वाजीराम अच्छा, राव वाजीराम में। राव वाजीराम हाँ, में। कोचिंग ली थी, अच्छा, तो वो सब मिला जुला करके 20,000 का खर्चा, 25,000 का खर्चा उस जमाने में। हाँ, ये बात है 82-83 की, क्योंकि 84 तो शायद आपको बैच ही मिल गया है। 83 की। 83 की बात है। हाँ, कुछ वो यादें जो यूपीएससी कोचिंग की तैयारी की, कुछ कभी मतलब एक ऐसी कुछ नहीं, कम से कम 16 घंटे ज़रूर पढ़ता होऊंगा, क्योंकि मेरे पास में वक्त बहुत कम था और मेरे पढ़ने में गैप और बहुत चैलेंज ज़्यादा आ फादर गया ने किया था? नहीं, और पढ़ाई में गैप बहुत ज़्यादा आ गया था ना, नौकरी वोकरी भी कर रहा था, तो पढ़ाई से कोई नाता रिश्ता टूटा हुआ था। बहरहाल अंत वाला तो सब भला। नहीं, उस ड्यूरेशन में सर कुछ ऐसा जो बार बार जिंदगी भर याद आता है, जो मोटिवेशन बन गया था, तोड़ा भी? कुछ नहीं लगा कि यदि नहीं होगा तो कहीं के नहीं रहेंगे, वो धोबी का कुत्ता बार बार याद आता था कि कहीं नहीं हुआ तो सारी पूरी दुनिया हंसेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी ही हार को शायद नहीं बर्दाश्त कर पाऊँ, तो इस इनसिक्योरिटी से और ज़्यादा मेहनत करने के लिए संकल्प ले लिया करता था कि चाहे कुछ हो जाए, फेल नहीं करना है। यानी कि अम्मा बाबूजी को घर में कुछ नहीं पता है कि नहीं। आप दीपक मिश्रा जो है बेटा उनका, वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने लगा, बिना बताए आपने फार्म भरा और शुरू हो गए? बिना बताए हुए फार्म भरा था कि जब प्रीलिम में हो गया था तो उनको पता चल गया था। अच्छा, प्रीलिम से उनको पता लगा। तब क्या शब्द थे अम्मा बाबूजी के, बाबूजी के खास तौर से? नहीं, उनको कहीं से उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो जाएगा। अच्छा तो क्या बोली? वो सब सुनना चाहते हैं ना, कुछ तो कहा होगा, खुश ही होंगे। कुछ नहीं बोले कि हमारा आशीर्वाद है, आप बैठिए, जब यहाँ तक आ गए हैं तो शायद कुछ लिखा हो बढ़िया भाग्य में। अच्छा, तो हमने कहा था कि आपकी हमारी बातचीत यही है कि मैं करके दिखा दूँ। बोले हाँ हो जाएगा, तो आप मत जाइएगा। तो जब रिजल्ट निकल गया तो फिर मसूरी ज्वाइन करना होता है, तो मैं नहीं गया मसूरी। और हाँ, तो मैंने कहा अपने पिताजी से कि पापा आपने कहा था कि हो जाएगा तो मत जाना, मतलब मेरा हो यूपीएससी गया। क्वालिफाई हो जाए तो हाँ। उसको ज्वाइन मत करना। हाँ, इसके पीछे क्या वजह रही होगी सर? ये उनको प्रूफ करना था कि मेरा सच में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अपनी बात बड़ी रखने के लिए। हाँ, तो फिर हम नहीं गए। तो एक दिन टेलीग्राम आ गया गवर्नमेंट तरफ से कि आप यदि 2 जनवरी तक हैदराबाद में नहीं ज्वाइन करेंगे तो ऑफ़र आपका कैंसिल कर ये देंगे। 2 जनवरी 1985 या 86, अभी अच्छा, ये ठीक है सर। 85 था मेरे ख्याल से। हैदराबाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। हाँ। उन दिनों मेरे माँ पिताजी आए हुए थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो अमेरिका जा रहे थे, तो उनके हाथ टेलीग्राम लग गया। मैं एक दिन घर आया, देखा कि फ्रिज नहीं है, पलंग नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में। तो हमने कहा ये सब कहाँ चला गया सामान वगैरह? तो बोले ये सब सामान हमने भेज दिया और तो ये तुम्हारी टिकट है हैदराबाद की। ये बड़े भाई बोले? नहीं, पिताजी, अच्छा, कि अब तुम कल जा रहे हो। ये तो सरप्राइजिंग था। हाँ, बेहद। मैं बिल्कुल मानसिक तो रूप हिल से गए होंगे? तैयार नहीं था कि एक पिता जो कह रहा था यूपीएससी ज्वाइन करने मत जाना, और वही फिर एकदम अचानक कहते हैं कि आप हाँ, हैदराबाद आप पुलिस जाइए, ट्रेनिंग के लिए जाइए। हाँ, ये टिकट है। क्या सोचा था सर उस टाइम? वो सामान नहीं, कुछ भी सामान नहीं, पूरा घर खाली। अच्छा, फिर सर हैदराबाद? चले गए हैदराबाद। हैदराबाद गए तो फिर ट्रेनिंग बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग पा रही थी कहीं से भी। क्यों? बिल्ट ऑफ माइंड नहीं था। बड़े अनमने भाव से थे, लेकिन कैसे कैसे करके ट्रेनिंग किए। जब ट्रेनिंग करके बाहर आए फील्ड में तो फिर लगा कि अब
पैसे से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। प्राइवेट नौकरियां इधर उधर करते हाँ, बहुत ज़्यादा करते स्टेबिलिटी जीवन में थी नहीं, स्थायित्व तो नहीं आ पा रहा था। वहाँ बहुत मतलब लगा कि अब तो अभाव की ज़िंदगी ही जीना है सारी ज़िंदगी। तो अब नाम, अब कमाने की भूख चढ़ गई। फिर बहुत मेहनत करने लगे पागल की तरह से, पुलिस से मेहनत की पुलिस में ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यूटी कॉर्डर सर आपका रहा है या एग्म्यूटी कॉर्डर? हाँ, यूटी एग्म्यूटी का, कॉर्डर, हाँ, हाँ, दिल्ली हाँ, पुलिस में ही ट्रेनिंग कर रहे 84 थे। हाँ, बैच में बहुत था। बहुत मेहनत की है फिर। और हम शुक्रगुजार हैं कि हमको दिल्ली की जनता ने और दिल्ली के अफसरान ने, दिल्ली के जो आम मुलाजिमान हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने मुझे बेहद प्यार और इज्जत दिया। नहीं, दिल्ली तो सर अब बेहद आप प्यार और इज्जत रिटायर दिया। हो गए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जो पुराने लोग हैं और जो आपको जानते हम हैं, किस्मत वाले हैं, हम बोलेंगे। इतना प्यार बहुत तो ज़्यादा, शायद हाँ। सर किसी को दिया हो। मतलब एक आईपीएस ऑफिसर दीपक मिश्रा आम आदमी के बीच आज भी वैसे ही हैं जैसे पुलिस ऑफिसर थे। हम बहुत इज्जत दिया हमको। पुलिस में आप आम आदमी थे और आम आदमी की तरह ही रहे आप उनके साथ, बहुत इसलिए इज्जत दिया। वो आपको बहुत आज भी याद करते हैं और आपको भी दिल्ली की जनता की याद आती होगी। हाँ, बहुत इज्जत दिया। हम शुक्रगुजार हैं, हम जो भी कुछ है सब उन्हीं की वजह से है। दिल्ली पुलिस में सर पहली पोस्टिंग और फिर ट्रेनिंग कहाँ कहाँ चली हैदराबाद से लौटने के बाद? ट्रेनिंग मैंने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में किया था, रजौरी गार्डन में। और पहली पोस्टिंग मेरी थी एसीपी लाजपत नगर। उन दिनों लाजपत नगर सब डिवीज़न जो आज का साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसका आधा हुआ करता था पूरा, बहुत ही बड़ा था। बहुत सब बड़ा डिवीज़न। एरिया था इसका हाँ, मतलब उस जमाने में। उस ज़माने में। तो वहाँ पे थे और फिर उसके बाद में चले गए दमन-दीव प्रमोशन पे, दमन-दीव सिलवासा। अच्छा, एडिशनल डीसीपी बन के? हाँ, नहीं, वहाँ पे एआईजी यानी एसपी हाँ बन गए। वहाँ, लेकिन दिल्ली SP पुलिस बन के हिसाब के। से एडिशनल हाँ। डीसीपी। और वहाँ पे रहे करीब 2 साल। दमनदीप की सर शुरुआत की नौकरी की पहली पोस्टिंग की कुछ कोई बहुत घटना याद है? हाँ, तूफानी हो गई थी क्योंकि वहाँ पे 2 एमपी थे, नए-नए एमपी बने थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद? हाँ, अच्छा, तो उनसे रॉन्ग नंबर डायल हो गया। सीधे बताइए या ना सब खुल के। उन्होंने किया या मैंने किया। क्या हुआ? आप भले ही नाम ना खोले, लेकिन क्या किस्सा क्या था वो? नहीं, अब दोनों स्वर्गीय हो गए हैं कोई इसलिए। बात नहीं सर, हम तो नाम खुलवा ही नहीं रहे। हाँ, किस्सा क्या था सर? वो छोटी सी जगह थी तो हमने उनसे कहा कि देखिए, या तो हमको दिल्ली से भेजा गया है यहाँ पे थाना चलाने के लिए, तो मुझको ये काम करने दीजिए। पुलिसिंग मुझे करने दो। हाँ, वो क्या चाहते थे आपसे? वो नए दोनों एमपी बने थे, वो जनता दल वाली वेव नई नई आई थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। तो हमने कहा प्रतिनिधि हैं तो आप जाके पार्लियामेंट में आप जाइए, बैठिए। जो बोलना है बोलिए वहाँ पे, यहाँ तो आप थाने में तो आप नहीं बैठ सकते हैं। बोले नहीं, हमारी मर्जी है। तो 2-3 दफ़ा मैंने वार्न किया। कि थाने चौकी मत आओ तुम। हाँ, कि ये शोभा नहीं देता वो है। करते क्या थे सर आके थानों में? इसको बंद किया तो क्यों बंद किया, इसको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। पुलिसिंग करने लगे थे? हाँ, बॉसेज में था? हाँ, अच्छा, फिर सर कैसे निपटे उनसे? क्या पंगेबाजी हुई फिर? क्योंकि नेताजी पीछे पड़ गए आईपीएस के। तो कुछ नहीं, मैंने उनको पीछे से उतार दिया। वही तो सुनना चाहते हैं लोग कि उनको कैसे काबू किया। जो कानून तो कानून है ना, सबके लिए बराबर है। हाँ, तो क्या किया? तो कानून का वो उल्लंघन किए, तो फिर उसके बाद में जो कानून में प्रावधान है दंड देने का या इस तरह से सलटने का, वो सारी धाराएं लगाई। मुकदमा वगैरह कायम किया सांसद महोदय के खिलाफ ही? हाँ, और तो इसको यदि बंद करो। नहीं बताओ, और आप बोलो, नाम तो हम ले ही नहीं रहे किसी सांसद का। हम तो जानना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि है तो उसका एक दायरा है, वो उसमें रहे। कार्यपालिका, न्यायपालिका सबके अपने अपने काम निर्धारित हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब ये तो नहीं है कि वो वर्दी नोच के ले जाएगा किसी की। फिजिकली उनको बता दिया था कि पुलिस पुलिस है, आपकी अगर सहयोगी है तो कानून को नुचवाएगी नहीं आपसे। ये उनको एहसास कराया था। ये आपको बोलना चाहिए ना। उनको महसूस कराया कि जनप्रतिनिधि है, आपकी इज्जत है। करा दिया कि लेकिन इज्जत आपकी तभी तक है जब तक आप चाहें। आपकी हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि आप संविधान ने आपको साहिब वो सारी यस,
ताकतें क्षमता दी दी है, हैं, ताकत दी संवैधानिक है। ताकत हैं आप, लेकिन हम भी बाहर के नहीं हैं उठाईगिरी। उसी संविधान ने मुझको भी पावर दिया। अच्छा, तो संविधान दोनों के लिए है ना? दोनों के लिए है। तो उसके बाद सर वो शांत हो गए या उछलम कूदम कुछ कर रहे थे दोनों? नहीं, उसके बाद में शांत हो गए। तो वो बात तो वहाँ की और भारत सरकार ने दो बात तो दिल्ली तक आई होगी बात, भारत, हम यहीं पे मेरी बहुत सारी पेशियाँ हुई। दिल्ली में, हाँ, और फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ से यहाँ। हाँ लेकिन उनको ठिकाने लगा के आए, हाँ, पूर्ण रूप उनको से, बता के आए पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से कि पुलिस पुलिस है, हाँ, इसको चलने दीजिए। एक तो सर वो किस्सा, उसके बाद आ गए फिर यहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई वहाँ से आने के बाद? तो मैं पहला अफसर हूँ जिसका ट्रांसफ़र जो है वो होम मिनिस्टर ने सदन के पटल पे किया है। नोट सीट वगैरह बाद में चला है सब, मतलब लोकसभा में लोकसभा में। दीपक मिश्रा का पहली नौकरी का पहला ट्रांसफ़र जो है, सेकंड पोस्टिंग जो हुई, उन नेताओं को जो आपने सिखाया सबक, होम मिनिस्टर ने उठ के सदन में कहा कि दीपक मिश्रा को स्टैंड्स ट्रांसफर्ड। वहाँ से दिल्ली भेजा जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा तगमा लग गया आपके पास, लोग तो हिल गए होंगे। कौन थे होम मिनिस्टर सर? आदरणीय स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद। अच्छा, रूबिया शहीद के पिता और भारत के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री। उसके बाद सर आप यहाँ आ गए, दिल्ली वालों ने बहुत पूछा होगा और भाई वहाँ क्या क्या कराए, सबको पता था। क्योंकि तो बात चर्चा की विषय बन गया। अगर संसद, भरी संसद में कहा जाता है कि दीपक मिश्रा को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दीपक मिश्रा के तो ये हित में हो गया काम। सबको पता। उसके बाद सर दिल्ली पुलिस का क्या रहा है साहब, जो लौट के यहाँ आए? आए फिर उसके बाद में जब तक यहाँ पे माहौल दूसरा हो गया था, मंडल कमीशन चालू हो गया था। अच्छा, OVP सिंह साहब की गवर्नमेंट बन गई थी हाँ, वही केंद्र में गवर्नमेंट थी ना। उसी टाइम, मंडल कमीशन। तो वो फिर तो सर हम बहुत बड़ा बवाल था। साउथ वेस्ट में थे तो JNU और ये साउथ कैंपस वगैरह सारा मेरे पास था। तो बहुत बिजी रहे उसमें। उसमें सर कोई अनुभव कुछ याद आता हो, कैसे टके हुए? वो तो बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन था। हाँ, उसमें एक बड़ी मार्मिक सी घटना जो अक्सर मुझे झकझोर देती है। पालम गांव में जिन्हें मंडल कमीशन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो भी 84 के दंगों में वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्री फॉर ऑल हुआ था। सारे मारकाट लुच्चे मची थी, लफंगे थे। हाँ। नरसंहार हुआ था। तो इस दफ़ा भी मंडल कमीशन के आड़ में शुरू हो गए थे ये लोग। हमको वहाँ गए हम, तो पूरा लंका बना हुआ था, सब जगह आग और ये कट्टे चल रहे हैं। पालम गांव में आप हमने सर जाकर क्या पोस्ट थी आपकी? एडिशनल DCP। एडिशनल DCP। हाँ, अच्छा, जिले का। अच्छा, आप पहुंचे वहाँ? तो हम वहाँ पहुँचे तो हम जाके देखे, वहाँ तो पूरा ही समझ में नहीं आया, लंका में घुस गए हैं जैसे। मतलब आग लगा, उस पूरे झुलस रहा है पालम गांव, जल रहा है, झुलस नहीं रहा, जल रहा है। और भीड़ सब जगह। तो हमने वार्निंग दिया लाउड स्पीकर पे, और लेट के फिर हम भीड़ को हटाने के लिए फायर किए। हम फायर नॉर्मली खुद करते हैं ताकि हाँ, वो तो कंट्रोल आपसे भी रहे। मैं पूछूंगा, सीलमपुर में भी आपने जाके झोंक दिया था। तो लेट के फायर किए, तो जैसे लेट के फायर इसलिए करते ताकि टांग के नीचे लगे, घुटने के नीचे इंजरी लगे। ऊपर ना हो, सीरियस ना हो। तो 13 गोली हम फायर किए, 13 आदमी पता चला, 12 आदमी इंजर्ड है हॉस्पिटल में, और 13वां एक बच्ची को पेट में गोली लगी हुई है जो कि बहुत क्रिटिकल है। तो 8 साल की बच्ची थी, तो जो उसके टांग में जो हाइट थी उसमें जाके उसका पेट आ गया। हमको बाद में पता चला, जब सब भीड़ भाड़ सब ख़त्म हो गई तो हम गए हॉस्पिटल में भागे भागे हुए। पहले तो लड़की के बाप को बेल्ट खोल के मारे, हाँ, गुस्से में लड़की के पिता को पहले बेल्ट से मारा। गुस्सा ये था कि तुमने ये वहाँ पे मिठाई बट रही थी, तो बच्ची को लेके तू क्यों आया था जब वार्निंग दे रही थी, फायरिंग वो हो रही थी। तमाशबीन में था। हाँ, ये क्या बच्ची को क्या दिखाने के लिए लाया था तू? अब कोई मेला तो नहीं हो रहा था वहाँ पे। फिर बच्ची को खून की ज़रूरत थी, तो हम उसको खून दिए लेट के। मतलब दीपक मिश्रा की गोली जिस बच्ची को लगी, उसको पहले पिता को मारा कि तुम वहाँ बवाल में, दंगे में क्यों बेटी को लेके पहुंचे तमाशबीन बना के, और गोली खा गई ना वो। तुम वहाँ पहुँचते बच्ची ना ना बच्ची मुझे गोली ये लगती। कचोट होता। और उसके बाद अस्पताल में उस बच्ची को ब्लड भी दीपक मिश्रा ने दिया, दिया, बच्ची बच गई। बच्ची बच गई।
और बच्ची को मैं डेली देखने जाता था, तो बच्ची मुझे बोलती थी गोली वाले अंकल आज नहीं आए हैं। गोली वाले अंकल। आज वो बच्ची संपर्क में है सर? नहीं नहीं नहीं, कुछ अता पता कहीं उस नहीं बच्ची कुछ का? नहीं। वो परिवार कब तक रहा आपके संपर्क में? फायरिंग के करीब 20-25 दिन तक। बस? लेकिन बच्ची स्वस्थ हो गई? हाँ, उसमें बच्ची ठीक हो गई थी, बच गई थी बेचारी, टचवुड, बच्ची बच गई थी। आप पे दाग नहीं लगना था और आपका मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था कि भगवान ने बचा इसलिए लिया। ईश्वर ने मदद की। और सर इस तरीके का कुछ उसके बाद एडिशनल डीसीपी के बाद? नहीं, फिर उसके बाद हम चले गए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, ट्रांसफ़र हो गया। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी फिर अप्रिय घटना हो गई थी। मतलब अप्रिय घटना आपके संग नौकरी जैसे आईपीएस बने शुरू हो गई, संग संग चली हैं? हाँ, वो अप्रिय घटना थी। जितना मुझे पता है वो तो आपको भी पता होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, और आप भी अपने मतलब लगे रहे, मतलब कि पीछे नहीं हटे। खैर, हाँ, फिर वहाँ से प्रमोट सेंट्रल में क्या हुआ था, वो किस्सा क्या है? सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली के जामा मस्जिद में इमाम का जो था। बताइए ना क्या हुआ सर इमाम का, हम तो भूल गए, और ये तो हमसे वो पहले की बात है। वो कुछ गुंडे लुच्चे थे, उन्होंने सिपाही को स्टैब करके उसका चाकू मार दिए थे। राइफल छीन लिया था। हाँ हाँ। और राइफल बरामद करने के लिए फिर मैंने अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे के अंदर राइफल नहीं आया तो मैं आग लगा दूंगा। जामा मस्जिद में? और आप होते थे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डीसीपी। तो फिर भिड़ गए थे इमाम मैन कंपनी से, बड़े वाले इमाम थे तब। और फिर उसके बाद में फिर वहाँ रात को कभी थोड़ी सी राइट हो गई थी, तो हमने चढ़ के ऊपर में और इन लोगों को बताया था कि दंगा नहीं चलेगा। बोले इधर आईपीसी सीआरपीसी नहीं होता है। तो मैंने कहा कानून तो भारत का ही चलेगा। जामा मस्जिद के पूर्व इमाम उस वक़्त के कह रहे थे बुखारी साहब कि यहाँ यहाँ पे इस तरह कानून नहीं चलता है, पुलिस का कानून नहीं चलता है। हाँ। तो आपने फिर उनको कैसे बताया कि यहाँ पुलिस का ही कानून चलता है? ये जो तुम कह रहे हो शिष्टाचार की भाषा में कि कानून तो वही है जो देश का है, वही चलेगा, सब जगह वही चलेगा। उनकी समझ में आ गया था, समझा दिए थे। लेकिन सर जामा मस्जिद पे तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में चार्ली वन यानी कि डीसीपी सेंट्रल जो भी बनता है 90 से अब तक 37 साल तो मुझे हो गए देखते, 35 साल, लेकिन मैंने नहीं देखा सर ऐसा कोई अफसर। आपसे मैं सुन रहा हूँ कि ये काम हो चुका था, आप कर चुके हो मेरे जर्नलिज्म में आने से पहले, कि जामा मस्जिद पे चढ़ के और वहाँ बताया है कि यहाँ पे सिर्फ पुलिस का कानून चलता है। वहाँ तो सर परिंदा पर नहीं मार सकता है। कहते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बिना जामा मस्जिद के नहीं चल सकता है, ये बात सही है? आप तो हिम्मत होनी चाहिए, आप सही होने चाहिए बस। उसके बाद सर अगला? फिर डीसीपी नॉर्थ ईस्ट लग गए हम। वहाँ फिर गोली चली, दंगे हो गए 92 वाले, 12वीं मस्जिद के 6 दिसंबर के बाद। फिर आपने 303 पकड़ी हाथ में और झोंके फायर। क्या किस्सा है, आप अपने मुँह जुबानी बताओ सर। अब भीड़ में जब गोली चलाओगे तो आदमी मजहब देख के तो नहीं गोली चलाता है ना। भीड़ में तुम चला रहे हो, जो भी उपद्रवी है। और भीड़ में यदि मान लो मेरा बेटा हो, पुलिस फंस गई थी उसमें, मेरा बेटा हो तो वो भी मारा जाएगा। पुलिस फंस गई थी उसमें, और आप डीसीपी होते थे, और सीलमपुर जाफराबाद का मामला था। तो मेरा धर्म है ना, जान माल की रक्षा कर रहा हूँ, मैं वहाँ का प्रोटेक्टर हूँ, डीसीपी हूँ। मेरे रहते हुए दंगे में यदि मान लो लोगों की जान जाती है या माल का नुकसान होता है तो फिर तो लानत है मेरे पे। क्या सर हालात ऐसे क्या बन गए थे? आपके पास तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी फोर्स थी, पुलिस कमिश्नर की रिजर्व फोर्स भी होती है। नहीं, वो बाद में आती है ना वो सब। आपके पास जो फोर्स थी वो क्या फेल हो गई थी तब आपको उतरना पड़ा? फोर्स मांगा था रिक्विजिशन, लेकिन हमें ये कह के फोर्स नहीं मिली थी कि तुम्हारे यहाँ क्या है, कुछ नहीं होगा, जब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पहले कवर करने दो। तो सारी फोर्स इन्होंने दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वगैरह में लगा दिया था। पुलिस कमिश्नर कौन थे सर उस टाइम? कौशल, श्री कौशल, एमबी कौशल साहब, मुकुंद बिहारी कौशल। अच्छा, तो मेरे पास तो कोई फोर्स नहीं मिली थी मुझको। तो आपके पास कितना जवान था? कुछ अंदर मोटा माटी 10, 20, 50, 100? जो डिस्ट्रिक्ट की फोर्स होती है वही रह गई, थाने की, उसी से संभालना था। हाँ। और सिचुएशन खराब हो रही थी और मुझको लग रहा था, आवाज़ था मुझे। तो उसमें सर किसी सिपाही उपाही थाने को में भी ही तो सोए थे। हाँ,
सिपाही को पहले स्टैब किया, पहले फिर सिपाही को मोटरसाइकिल में आग लगाया। उसकी मोटरसाइकिल में, तब फिर आप खुद निकले दंगाइयों के बीच जाके। क्या वाकया था सर, किस टाइम क्या घटना है वो, क्या थोड़ा सा बताएंगे? 9:30 के आसपास की बात है। रात? नहीं, दिन में? दिन में। अच्छा। और उस जमाने में मस्कटें चलती थी 303 वाली, आज का सा दिल्ली पुलिस का वेपन नहीं था, नहीं, सोफिस्टिकेटेड। 303 थी। 303 बड़ा अच्छा वेपन था, उसकी आवाज़ बहुत तगड़ी होती। आपके तो हाथी सेट था उस पे है ना, आपका तो हाथी सेट था 303 पे उन दिनों, कि बस मौका मिले और चलाया जाए, तो आपने वहाँ भी चला दिया। क्या रहा उसका चलाने? ऐसा नहीं है कि किसी भी पुलिस वाले को मार पिटाई करने में नहीं सर, अपनी जान बचाने को चला सकते हैं। आज के पुलिस वाले अपनी जान बचाने तो को नहीं यही है चलाते कि हैं। मान लो यदि आप जान जाने लेने की बात आ रही है, हाँ। तो मैं क्यों मरूं? मैं वही कह रहा हूँ, मतलब आपने उससे कंचे नहीं मारे, आपने फायर किया तो अपनी पुलिस की और निर्दोषों की बचत के लिए किया, उनका जीवन सुरक्षा के लिए किया उनके। तो उसमें सर क्या रहा, कोई कैजुअलिटी थी? 3 दिन में कम से कम 36-37 सारे पुलिस की गोली। 36-37? तब जाके मतलब पुलिस काबू कर पाई इतने लोगों को, मतलब ठंडा करके? आप थाने में भी सोए हैं उस दौरान, घर आए ही नहीं? थाने में ही थे सीलमपुर थाने में? पूरे 16 दिन तक। घर क्या सवाल नहीं पैदा हो रहा। सर उस जाफराबाद सीलमपुर के दंगे में और उसके बाद 2020 के फरवरी में जो हुए थे, क्या दोनों में फर्क देखा? 1992 20 में कौन सा कह रहे हो? जो ये फरवरी 20 में ही हुआ है ना? ये 20 वाला? हाँ, उनमें और अरे इसमें तो पुलिस का रिस्पांस बहुत हास्यास्पद था। मतलब आपस में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और पुलिस की फायरिंग नहीं हो रही है कहीं भी। क्या कंट्रोल कर सीलमपुर दंगों की बात कर रहे हैं? हाँ। मतलब ए बी को मार रहा है, बी सी को मार रहा है, तो पुलिस कहाँ है? पुलिस तो गायब थी। तो ये तो ऐसे थोड़ी होता है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। इसलिए ज़्यादा कैजुअलिटी हुई। 55 लोग मारे गए इसमें। हाँ, अच्छी। अच्छा, पुलिस का भी लॉस गोली से मर रहे थे ना, आपस की फायरिंग में तो नहीं, आपस में तो नहीं। ये तो शायद सर आपस में और उल्टे पुलिस वाले मर गए हैं। पुलिस वाले और मरे। हाँ, ये मतलब एज ए पुलिस अफसर बहुत ही डिप्लोरेबल है ये। सीलमपुर निंदनीय। 2020 फरवरी मार्च वाले दंगे। निंदनीय है ये, निंदनीय है। ऐसा दंगा नहीं कंट्रोल होता है। अच्छा, आप क्या समझ रहे थे घर में, मतलब आप तो शायद रिटायर हो गए थे, हाँ। तो आप क्या सोच रहे थे घर में बैठ के कि ये नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रही है दिल्ली पता पुलिस? नहीं समझ में आया क्या, क्यों ऐसा हुआ, कैसे लीड कर रहे थे, क्यों ऐसे हो गया। मतलब कोई सर ऊपर की मजबूरी रही होगी, हुकूमत ने कहा होगा। मजबूरी वगैरह से तो कोई मतलब ही नहीं है ना ऊपर में। ये तो जब आपको नहीं कोई एक्शन लेना हो तो आप ऊपर नीचे वाली बात करना शुरू करते हैं। कहीं किसी ने नहीं कहा है कि तुम्हारे सामने मर्डर हो रहा हो तुम ऊपर से आदेश का इंतजार करो और नीचे से आदेश का इंतजार करो। ये सब फालतू वाली बात है। सर कह रहे थे कि उस टाइम के जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे अमूल्य पटनायक, वो PHQ में बैठे रहे थे, सीलमपुर जाफराबाद में गए भी नहीं थे दौरे पे। मेरे से जूनियर है ये लोग, मेरा कहना शोभा नहीं देता है। आप कहिए ना। नहीं, अब आप सीनियर हैं इसलिए आप कहिए, आपका राइट बनता है कि ये पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे थे, वहाँ पुलिस कटती रही सीलमपुर दंगे में, आम पब्लिक कटती रही, IB का एक ऑफिसर मारा गया। लानत है ना, यही बता रहा हूँ तुमसे, लानत है ये। फिर मतलब यदि किसी पुलिस वाले के जिंदा रहते हुए यदि दंगा हो रहा है तो ये उसके लिए चूड़ियाँ पहन के उसको, मतलब इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता। इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता है। क्या मन कर रहा था आपका घर में बैठ के? आप मतलब क्या कर देते जाके अगर अमूल्य पटनायक तो बैठे रहे? डिपेंड करता है ना कि जैसे अब तो वो रिटायर कर गया, कैसे अपनी कॉन्शियंस को क्या समझा रहे होंगे वो कि क्यों ऐसा उन्होंने होने दिया। मतलब जैसे मान लो मेरे ऐसा आदमी हो तो हम तो इसी शर्म के मारे ही हम मर जाएं। वो जिंदा हैं अमूल्य पटनायक, शर्म नहीं खाई उन्होंने। हमसे नहीं जिया जाएगा। बाप रे बाप, मेरे टाइम पे दंगा मैं नहीं कंट्रोल कर पाया। 2 आदमी कुछ एक्स्ट्रा
एक्शन हो जाए वो ठीक है, गंवारा है। गेहूं के साथ एक दो घून पिस जाता है तो ठीक है। अगर एक दो मर के दंगाई और काबू कर लिया जाता वो ज़्यादा सही था, ना कि 53-54 जो मर गए बेकसूर दोनों तरफ से, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान और चाहे जात की पुलिस। बात ही यहाँ नहीं है। जात की नहीं है, यहाँ कैजुअलिटी की बात है। हाँ। नंबर ऑफ कैजुअलिटी 53-54 हो गई, वो नहीं होती अगर एक दो पहले ही मार लिए जैसे ही होते। हमने तुमसे कहा कि भाई जब मान लो फायरिंग मैं कर रहा हूँ तो मैं तो भीड़ पे कर रहा हूँ ना, जो कि भीड़ है, जो कि हिंसक है, हम उस पे कर रहे हैं। हम ना तो हिंदू पे कर रहे हैं ना मुसलमान पे कर रहे हैं। हमें क्या हम पता मॉब है? को कंट्रोल करने की कोशिश हाँ। कर रहे हैं, क्राउड को। उस मॉब में थी मेरा बेटा, जैसे वो छोटी बच्ची थी उसको लग गई ना गोली, उस मॉब में जो भी शामिल होगा उसको गोली लगेगी। एक सर उसमें शाहरुख खान वो निकल के आए थे जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल पे पिस्टल ताने हुए थे। और सारे लोग देख रहे थे। अब हम नहीं समझ में आया ये सब, मेरे पुलिसिंग के बुद्धि के परे है ये सब। आप सर पुलिस की नौकरी आपने बड़ी मेहनत से पाई भी और आपने हमेशा अंगूठे पे भी रखी है। हाँ, सीलमपुर दंगों में अगर आपकी स्थिति अमूल्य पटनायक किसी होती तो क्या आप इस्तीफा दे देते? आप इतने असमंजस में होते, छोड़ देते नौकरी? हम क्यों असमंजस में होएंगे? वो तो थे। अरे ऑफिस जाए नहीं, या तुम असमंजस में पड़े रहो, इसका कोई इलाज है क्या? मतलब मौके पे जाते और एक्शन लेते, टिट फॉर हद है। टैट। किधर से असमंजस, कहाँ से? वो तो सर बैठे ही रहे ना, ये सोचते कि मैं जाऊं ना जाऊं। हर आदमी का अपना अपना स्टाइल है ना। दीपक जिंदगी मिश्रा जीने भी का। उसी दिल्ली पुलिस फोर्स का पार्ट रहे जिनके किस्से आज हम बात कर रहे हैं। जब जरूरत हुई, जहां जरूरत हुई, अपने हाथ से फायरिंग की। और एक अमूल्य पटनायक थे जो अंधाधुंध गोली चलती रही, पुलिस वाले मरे, हिंदू मुसलमान सब मरे और वो बैठे रहे। सर नहीं गए। कुछ तो फर्क है सर। यानी कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पे कि वो दिल्ली पुलिस को कैसे चलाना चाहता है। तो ये तो बात है ही, लीडरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यदि मान लो मैं मरने को तैयार हूँ तो मेरे साथ में मेरे सारे सिपाही मुझसे डबल जल्दी में मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि वो देखेंगे मैं ही ऑफिस में बंद करके बैठा हूँ तो कोई बोलेगा साले मेरी बीवी क्यों विधवा होने के लिए तैयार बैठी है, भाई मेरा बेटा क्यों अनाथ हो? जान तो सबको प्यारी होती है। सर जब बात दिल्ली पुलिस कमिश्नर के निकम्मेपन की आती है, ढीलेपन की आती है, इस तरीके के, जैसे एक एग्जाम्पल अमूल्य पटनायक ने मतलब काली लकीर खींची सीलमपुर दंगों में, और दिल्ली पुलिस के वो पहले कमिश्नर रहे हैं 1976 में, जब से लगा 78 में, जुलाई 78 में लगा ना कमिश्नर सिस्टम। वो पहले ऐसे पुलिस कमिश्नर रहे जिनको हिंदुस्तान की हुकूमत ने 2 महीने का एक्सटेंशन दिया और उस एक्सटेंशन को लेके वो खुश हो रहे थे कि उनका सेवा विस्तार हो गया है। पहले थे, उससे पहले दिल्ली पुलिस के किसी कमिश्नर को विस्तार नहीं मिला और वो उस 2 महीने के अंदर ही सीलमपुर दंगा हो गया। यानी कि दाग उन पर लगना था। अगर वो उन्होंने ना लिया होता एक्सटेंशन तो शायद साबुत निकल गए होते बेदाग। आप इसको मानते हैं कि हाँ ये एक्सटेंशन खतरनाक साबित हुआ? बिल्कुल। अच्छा, सीलमपुर निपट गए सर। आपने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी ईमानदारी के साथ एक्शन किया। पंजाबी बाग का एनकाउंटर, जिसमें हम सब नए नए खिलाड़ी हुआ करते थे, जिसमें सरदार और सिख लेडी टेररिस्ट जो थे ना, खालिस्तान से रिलेटेड, बब्बर खालसा की थे वो लेडी जो क्रिकेट खेलते थे बच्चों के संग, उनका एनकाउंटर किया जाके फिर लाइव मारे गए, बम से छत उड़ा दी गई थी। कुछ नहीं, मैं नहीं था। आप ध्यान दीजिए। नहीं, मैं नहीं था। मैं नहीं था। मेरे से पहले या मेरे बाद में हुआ है? मेरे से पहले आपके हुआ। बाद? नहीं, मेरे से पहले हुआ था ये। ध्यान आ रहा है? हाँ, छत वाला जो था उसमें छत को मेरे से पहले हुआ है ये। बम से उड़ा दिया था। हाँ, और मेरे से पहले वो हुआ। दोनों मार दिए मेरे थे। से पहले हुआ था। वो मियाँ भी क्रिकेट खेला करते थे। हाँ, मेरे से पहले हुआ था ये। अच्छा, वो किस्सा क्या है सर? जब आपको डीसीपी वेस्ट थे, अगर मैं गलत नहीं हुई, या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, मतलब कहीं आप डिस्ट्रिक्ट किसी दूसरे में थे, और आपको जब किशन पहलवान वाले गैंग से निपटने को, वो क्या किस्सा था? मैं डीसीपी वेस्ट था नजफगढ़ का, जो कि साउथ वेस्ट में पड़ता है। उसमें 2 भाई, सगे भाइयों की हत्या हो गई थी, राजेश किशन गैंग ने किया था। तो वहाँ पे फिर ट्रैफिक वगैरह ब्लॉक हो गया, बड़ी स्थिति ख़राब हो गई थी, पब्लिक अशांत हो गई थी।
तो मुझे भेजा गया था। तो डिस्ट्रिक्ट तो आपका नहीं था, जुरिडिक्शन आपका नहीं नहीं था। नहीं। फिर मैंने प्रॉमिस किया उनको कि मैं पकड़ के लाऊंगा। लेकिन उसमें आपको जिप्सी पे चढ़ के ऐलान करने की हाँ। क्या मतलब, ऐसे हालात क्या बने अचानक? पब्लिक क्राउड थी, बहुत ज़्यादा थी ना, कोई सुन ही नहीं रहा था, तो मैं छत पे चढ़ गया। जिप्सी की? हाँ। और क्या बोले आपने जो पब्लिक एकदम शांत हो गई? हमने यही कहा था कि आपको मुझ पर भरोसा ही दी है तो मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं पकड़ के लाऊंगा, और 15 दिन का मुझे समय चाहिए बस, चाहे मैं कहाँ ही से खोज के लाऊं। उस टाइम शायद उसी टीम में फिर आपने उस जमाने के सब इंस्पेक्टर रहे होंगे, एलन राव और रविशंकर, इन दोनों की 2 टीमें बनाई थी, और तब जाके उनको उस गैंग को मतलब नेस्तनाबूद किया और जिंदा पकड़े। जिंदा पकड़े। उससे पहले तक पुलिस किशन पहलवान गैंग पे हाथ नहीं डाल पाई थी। बहुत दहशत था। और आपका वेस्ट डिस्ट्रिक्ट था, जुरिडिक्शन वाइज डीसीपी आप वेस्ट के थे, पश्चिम जिले के, लेकिन जाके साउथ वेस्ट में। हाँ, मेरा कोई मतलब नहीं था। उससे पहले भी जब एक बबलू श्रीवास्तव वाला किडनैपिंग था, वो भी साउथ का था, उसमें भी मैं कूदा था, नेपाल से जो किडनैपिंग हुई थी। नेपाल का आपने किस्सा छेड़ा नेपाल का सर जब किस्सा छेड़ा है, बबलू श्रीवास्तव ने किडनैपिंग की तरफ सुनाई दीजिए ना, बड़ा अच्छा और मज़ेदार किस्सा है, आज भी लोग सुनते हैं जिन लोगों को पता है उस किस्से के बारे में, क्योंकि उसमें नेपाल जुड़ा था, फिर टीम फंसी और उसी में आप इस्तीफा दे के स्कूटर से चले आए थे। ये वही है ना कि मुझे नहीं करनी दिल्ली पुलिस की नौकरी, अगर मेरी टीम फंस रही है और हुकूमत हिंदुस्तान की कुछ नहीं कर सकती है, बल्कि उस टीम को ही टांग रहे थे, ये था नेपाल को खुश करने के लिए। टांग दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे। पूरा किस्सा सर आप। उसी पे मैंने कहा था कि टीम सस्पेंड, तो फिर मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ, और लिख के चले गए अपना स्कूटर, या मतलब गाड़ी सरकारी नहीं ली थी? नहीं, वो कांस्टेबल की स्कूटर के पीछे बैठ के आ गए। ऐसे आईपीएस सर कहाँ, बहुत बड़ा किस्सा है, आप अपने आप से सुनाओ वो क्या है पूरा, शुरुआत कहाँ से? बबलू श्रीवास्तव किडनैपिंग केस थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए, फिर आगे बताइए क्या हुआ। ये कोई, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पाहवा नाम का आदमी था जो कि ओनर था करोल बाग के किसी रेस्टोरेंट का। अच्छा। होटल का, रेस्टोरेंट का, गौतम या पता नहीं क्या नाम था होटल, ठीक याद है, नहीं। ठीक है। तो वो उसकी किडनैपिंग हो गई, रैंसम कॉल आने लगा। बबलू श्रीवास्तव गैंग ने की थी? अच्छा बबलू श्रीवास्तव का ही कॉल था। अच्छा। हाँ, और बीच में आके ये बुढ़े का आवाज़ आती थी कि बचा लो मुझे, नहीं तो मुझे मार देंगे, ये है वो है। पाहवा? हाँ, जो बंधा हुआ पड़ा था? हाँ, बुढ़ा। अच्छा, कितने करोड़ की डील थी सर वो? बेटा नहीं याद आ रहा। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर सर आप लोग लगे इस पे, आप तो कहाँ हम नहीं पोस्टिंग लगे, थी? हम क्यों लगेंगे, हमारा तो केस भी नहीं था। अच्छा, हमको पकड़ के कमिश्नर ने बुलाया, बोला ये केस तुम सॉल्व करो, ये ले लो। ये आप कहाँ डीसीपी थे? वेस्ट। डीसीपी वेस्ट थे, और एमबी साउथ कौशल थे। साहब ही हुआ करते थे नहीं, ये कमिश्नर? निखिल कुमार थे शायद। निखिल कुमार साहब। अच्छा, आपको क्यों थमाया गया सर? दिल्ली पुलिस में तो और भी डीसीपी थे। मूर्ख थे ऑफिस। मूर्ख नहीं थे, फैसले सर सही समय पे सही फैसले लेते थे, ये खासियत रही थी। चलिए, फिर क्या हुआ सर, आपने कैसे टैकल करना तो शुरू गए किया? वहाँ जाके सब समझे, फिर टीम वीम बनाए, और टीम में कौन कौन शामिल किया था? 2-4 नाम मेन। राजेंद्र बख्शी था, राव था, एलन राव, हाँ, हरभजन, हरचरण वर्मा, हरचरण वर्मा, अरुण कंपानी। जो बाद में फिर जॉइंट सीपी से रिटायर हुआ, अरुण कंपानी। इसी तरह के लोग थे। ठीक है, टीम बन गई सर। और फिर उसके बाद में मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल कराता था, ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि हम लोगों को लगता था कि जैसे इसको काठमांडू ले गए उड़ा करके। ये आपको काठमांडू की बात कैसे लग रही है, अंदाजा लगा था? ये कहते थे क्या जो कॉल आता था ना, उससे जब ट्रेस करते थे तो काठमांडू आता था। नेपाल? अच्छा, ओवरसीज कम्युनिकेशन सेंटर से जब डेटा लेते थे तो काठमांडू को आता था, ठीक है, जो रैंसम की कॉल आती थी तो। ठीक है। और रैंसम पीछे पावा भी कूदा रहता था। उसकी आवाज़ सुनवाते थे ताकि उसका परिवार और पुलिस हड़बड़ाई रहे। फिर हम एक जगह जाके लोकल एड्रेस से जाके मिलता रहा, ब्यूरो करते रहे। वहाँ पे करीब 20 दिन तक हम वॉच लगाए। कहाँ? लोधी कॉलोनी में। अच्छा, और लोगों ने कह दिया कि साहब ये नहीं आएगा, ये उसको पता चल गया है, कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कहा अभी और करो, कल भी करो, करो 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 करते करते एक दिन सच में वहाँ पे एक मनुष्य आ गया। मनुष्य आया तो हमको पता चला, हमने कहा घेर के पकड़ो इसको।
उछल के पकड़े, उसको लतियाए। अरे सॉरी, मैं पॉडकास्ट पे ये सब नहीं बोल रहा हूँ। चलिए। तो उसको जब इंटरोगेट किए बढ़िया से, तब उसने पूरी कहानी खोली कि इसी जगह पर रखा गया था वाहवा को, लोधी कॉलोनी में। हमने कहा फिर काठमांडू से कैसे बात करता था, वो तो कॉन्फ्रेंस कॉल कराता था। ये यहाँ था, वो वहाँ था, बबलू, बबलू काठमांडू में था, और ये था लोधी कॉलोनी में। इसलिए आपको ऐसा लगता था कि सही वो आपके आप जब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सही ट्रैक पे थी कि काठमांडू में ही से कॉल हो रही थी, बबलू कर रहा था और वहीं से आ रही थी। सही है, ठीक है सर। ये लोधी कॉलोनी में रखा था पाहवा किडनैप करके। फिर सर फिर उसके बाद टीम भेजे, नेपाल। गाड़ी के अंदर में कंसील करा करके, छत्र ये चदरा लगा के और वेपन डाल करके भेज दिए नेपाल। वहाँ जाके किसी सिविल ने- गाड़ी थी, हाँ, पुलिस की नहीं। हाँ, पुलिस प्राइवेट गाड़ी में 6 आदमी भेजे थे। हथियार सर उस गाड़ी में छिपा के रखे गए थे अंदर की साइड, दिखाई ना दें, ताकि नेपाल पुलिस अगर सर्च करती है बॉर्डर पे या नेपाल में तो पकड़े ना जाएं। अच्छा फिर सर गई टीम। तो वहाँ गई टीम, जाने से ठीक आधे घंटे पहले पता चल गया मिर्ज़ा दिलशाद के यहाँ ये लोग थे। मिर्ज़ा दिलशाद एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का हाँ हाँ राइट हैंड कहिए। हाँ। और बबलू MP श्रीवास्तव भी था, उस MP भी था, और मेंबर मिनिस्टर ऑफ था। पार्लियामेंट भी था। हाँ, मिनिस्टर भी बन गया था बीच में। तो मिर्ज़ा के घर पे ये लोग थे। तो जब तक ये हमारी टीम पहुंचती मिर्ज़ा के यहाँ, उनको पता चल गया, वो भाग गए। तो होली का दिन था वो, सुबह सुबह हम थाने में बैठे हुए थे, 6 बज रहा था। हम बहुत खुश थे कि आज तो साला बबलू को ही लाश मिलेगी। अब घर भी पता चल गया मिर्ज़ा का। वहाँ पहुँचे, देखे घर में बड़ा सा ताला लगा हुआ, कोई है ही नहीं। ये सर वही मिर्जा और दिलशाद बेग था जिसके बाद में टुकड़े मिले थे बक्से में भरे हुए। मर्डर था वो, मर्डर था। बक्से में या हाँ नहीं वो आता। मर्डर हो गया उसके बाद में। अच्छा ठीक है सर। फिर आपकी खुशी काफूर हो गई, अपनी ही टीम जब वहाँ फंस ताला गई, ताला जब लगा हुआ था तो घर पे ताला मिला वहाँ। फिर हम बोले कि पहला गोली मारो ताले पे, तो ताला गोली मार दी गई। फिर हम बोले कि इसके तकिए पे मारो गोली, बक्से पे मारो गोली, पंखे पे मारो गोली, सब जगह सिग्नेचर प्रिंट दो मेरा। तो वो जो ठूठा मैंने कराया, किसी ने 100 नंबर पे वहाँ कॉल कर दिया कि गोलियां नेपाल- चल रही हैं। हाँ, नेपाल की पुलिस आई है, मेरे पूरे टीम को पकड़ लिया। सर ये बात दिमाग में नहीं आई थी कि नेपाल में अगर मैं हथियारों के पकड़ेगी दिल्ली पुलिस तो ये इंटरनेशनल नहीं मैटर आई- बन जाएगा। नहीं आई थी। हम बस गुस्से में थे कि अगर ये निकल गया है तो इसको औकात बताओ। अच्छा पुलिस ने, नेपाल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को पकड़ लिया। फिर हमारे सर पे वज्र गिर गया। वो कैसे? तो अब करें क्या अब इस भोजपुरी, हाँ सॉरी, तो ये सोचे ही नहीं थे ना ये सब मामला। तो फिर हम पता नहीं नेपाल के एम्बेसडर, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने किस किस को फ़ोन घुमा दिया, मुझे भी नहीं पता। कुल मिला जुला के मैंने छुड़वा लिया। और छुड़वा लिया तो फिर हमने कहा कि बाबू ये अब इंडियन टेरिटरी में घुस करके फिर से एक विक्ट्री फायर करके मुझे बताओ कि हम सुरक्षित आगे- नेपाल से निकल आए हैं। हाँ। तो ये लोग आए अंदर में और हमको विक्ट्री फायर करके कंप्लायंस दिए कि हम लोग आ गए। बड़ी मुश्किल से छुड़वा के लाए। लेकिन सर बहुत बड़ी घटना थी। जब सब हुआ गया, उसके बाद से फिर प्रधानमंत्री बातचीत हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पे भारत के प्रधानमंत्री से बात की। कौन थे सर इंडियन प्राइम मिनिस्टर? आदरणीय श्री नरसिम्हा राव ने कमिश्नर को बुलाया अगले दिन। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन थे? मुकुंद बिहारी कौशल। अच्छा, कौशल साहब को मतलब हम- मुकुंद बिहारी कौशल जी के टाइम में आपने कई बवाल हाँ, पुलिस किए। की नौकरी में हाँ, लिए। वो कहते हैं कहीं भी मिलते हैं हाँ कि तुमने मेरे को और मेरी नौकरी खराब करवाने के हर संभव प्रयास किए। अच्छा सर, नरसिंहा राव पीएम के पास फोन आया नेपाल के तो हम भी प्रधानमंत्री का। चले गए। तो अब बोले सर मैं अंदर भी चलूँ क्या? बोले कि मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, तो गाड़ी में बैठे रहो चुपचाप से। एमबी कौशल साहब बोले कि आप गाड़ी में बैठो, मैं जा रहा हूँ। हाँ। अच्छा चले गई साउथ अंदर। ब्लॉक के बाद गाड़ी में हम बैठे रहे। वहाँ से आए कौशल साहब, तो बोलते हैं दीपक नॉट वेरी गुड न्यूज़। तो पीएम कह रहे अभी तो सस्पेंड कीजिए सबको। तो मैं कहा सर आपने बोला नहीं। और हम बहुत जोर से चिल्लाए। बोले अब मैंने सब जो बोलना था बोल दिया। भाई पीएम इज़ पीएम, तो बच्चों वाली बातें मत करो। पुलिस कमिश्नर बोले। हाँ, पीएम होता है। पीएम का ऑर्डर है, बात खत्म हो गई।
ठीक है सर। कौशल साहब घर गए, हम भी उनके साथ घर गए, नमस्ते किए। फिर हम चाणक्यपुरी थाने चले गए, वहाँ जा कर के मैंने इस्तीफ़ा लिख दिया और बोले कि कौशल साहब के घर जाकर दे आओ। इस्तीफा लिखा चाणक्यपुरी थाने में बैठ के अपना कि हम दिल्ली पुलिस की डीसीपी की नौकरी से मुक्त हो रहे हैं, और वो इस्तीफ़ा भिजवा दिया एमबी कौशल पुलिस कमिश्नर के घर, और सरकारी गाड़ी कुछ नहीं लिया दिल्ली पुलिस का, सिपाही के स्कूटर बैठ के और अपने घर। सर ये सब करते समय बुद्धि शून्य हो गई थी, या गुस्सा था, या अपने जो अधीनस्थ थे उनके लिए समर्पित भाव था एक अफसर का, आईपीएस का? नहीं, हमें लगा कि हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं कि हम इनकी बीवियों को या इनको हम फेस कर सके। बोले साले तुम्हारे कहने पे तू भी नहीं भेजा था हमें नेपाल, और हमको सस्पेंड करा दिया हो गए और तुम आराम से बैठे हो नौकरी। मतलब आपका अंदर से एक आत्मा ने धिक्कारा कि जिनको मैंने भेजा उन्हें मैं सस्पेंड होने से नहीं बचा पा रहा हूँ। और इस ग्लानि को साफ करने के लिए कि अगर तुम सब सस्पेंड हो रहे तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हम अपने आके घर पे बीवी को बोले, मैंने कहा छोले भटूरे तू बना लियो, मैं बेच लूँगा, और कोई उपाय नहीं है। क्या बोली भाभी? हंस रही थी। लेकिन सर बड़ा मुश्किल फैसला था। हाँ, वो हम ले लिए सर, लेकिन और कोई फीलिंग कोई रिलैक्स। आज तो कुर्सी के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, आपने कुर्सी छोड़ दिया अधीनस्थों के लिए। अपने आप में एक एग्जाम्पल है जिसका चर्चा आज हम 20 साल बाद कर रहे हैं बैठ के। ये सर किस सन की घटना रही होगी, कुछ याद? 96-97 की रही होगी। आपने इस्तीफा दे दिया तो जो आपकी टीम सस्पेंड हुई थी प्रधानमंत्री के कहने पे नेपाल वाले केस में, उस टीम के मेंबरान ने आपको क्या कहा? कुछ हम थोड़ी उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। उनको तो पता लग गया होगा ना आपने इस्तीफा दे दिया है। अब कोई तो इस्तीफा दिया तो मैंने, उन्होंने तो नहीं कहा था ना मुझे देने के लिए। एमबी कौशल साहब जो कमिश्नर थे उस टाइम, जिनको आपने इस्तीफा घर भेज दिया था, उनका क्या रिएक्शन था? बाद में कैसे निपटा? बहुत तंग किया हमको। अंत में एक दिन गाड़ी भेजे, वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, हम नहीं आ रहे थे लाइन पे, फिर गाड़ी भेजने लगे। फिर एक दिन आया कि गाड़ी वालों ने कहा कि सर ने कहा है कि आज साहब जैसे भी उनको गाड़ी में लाद के लेके आओ। कमिश्नर एमबी कौशल ने कहा कि जैसे भी हो दीपक मिश्रा को आज मेरी अपनी गाड़ी जो ले जा रहे हो इसमें लाद के लाओ मेरे पास, टांग के ले आओ उसको, चाहे जिस भी हालत में हो। फिर हम बोले कि हम गए, हम क्या मतलब है ये चिल्लाए। हमने कहा सब मैं कुछ नहीं बोलूँ। वो चिल्लाना अपनेपन का था। हाँ, बहुत प्यार करते थे बेचारे। बहुत प्यार करते थे आप। फिर अगले दिन बोले कि तुम आओ और ज्वाइन करो तुम। हमने कहा ऐसा, वो बोला मैं सब कर लूँगा, जो भी करना है कर लूँगा, मैं तुम आके पहले ज्वाइन करो। अखबार में निकलने वाला था अगले दिन, और राइट हो जाता, मतलब पुलिस वाले ना हड़ताल पे चले जाते हैं आपके फेवर में। हाँ, आपने जो इस्तीफा दिया वो बड़ी घटना थी। हाँ, तो पुलिस, दिल्ली पुलिस हड़ताल पे जाने को तैयार हो गई थी। बड़ी बात है सर। आज सिपाही भी अफसर की लंका लगाने में लगा रहता है, और आपके लिए दिल्ली पुलिस का स्टाफ, पूरी दिल्ली पुलिस हड़ताल पे जा रही थी इस्तीफा आपका वापस कराने के लिए। यही बदलाव है तब की दिल्ली पुलिस, दीपक मिश्रा और आज के जो डीसीपी हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनमें और आज की पुलिस में। आज की पुलिस तो कमिश्नर के अमूल्य पटनायक के बाहर ही धरना दिए बैठी थी तो जब 30,000 इम्पिटेशन। अगले दिन कौशल साहब ने कहा कि तुम 9 बजे मुझको मिलोगे राजघाट पे वर्दी लगा के, और तुम्हारी सारी डिमांड जो भी है वो सब ख़त्म हो जाएगी। हमने कहा ठीक है सर, मेरी बात मान लेंगे तो मुझे क्या दिक्कत है। हम हाँ, लेकिन रिवॉल्वर तुम लगा के नहीं आओगे। इसकी क्या वजह थी? उनको ये डर था कि ऐसा ना उड़ा दो फिर। वो अगले दिन ये था राजघाट पे ना, वो डंगन की रैली थी भयंकर वाली। किसकी रैली? एंटी डंगन। अच्छा, एंटी डंगन, डंकन वाली, डंकन। तो हमको वहाँ उन्होंने खड़ा कर दिया, और जो मेन एरिया था उसमें डीसीपी तो कहीं पता नहीं कहीं भाग गया, एडिशनल भी भाग गया, और हमको क्राउड कंट्रोल के लिए आगे जाना पड़ा। पत्थर और तीर मार करके, और मैं नीचे गिर गया बेहोश होकर के। मेरी आँख खुली, मैंने देखा LNJP अस्पताल के वार्ड में मैं हूँ, इंजर्ड हो गए, वर्दी पूरी लाल खून से। हाँ, भीड़ ने इतना हमला बोला तगड़ा। अब मेरे पास में ना तो रिवॉल्वर थी ना मेरा एक आदमी था। वो तो पुलिस कमिश्नर एमबी कौशल ने पहले ही कह दिया था कि असला लेके, सरकारी रिवॉल्वर लेके नहीं आओगे मौके पे राजघाट पे।
आप वहाँ जाके भीड़ में फंस गए। हाँ, बुरी तरह से फंसे, एक आदमी मेरा नहीं। सब पब्लिक के और सब गुस्से वाले डेमोन्स्ट्रेशन जो कर रहे थे। फिर सर उसके बाद फिर क्या, 1 महीने तक मैं घर पे पड़ा रहा, दोनों टांगों में प्लास्टर यहाँ से लेके वहाँ तक। इस पे एमबी कौशल साहब क्या बोले? लेकिन सर उस दिन अगर आपके पास असलाह होता तो आप तो यूज़ करे बिना मानते नहीं, सरकारी असलाह होता तो भीड़ पे। तो मैं क्यों पत्थर खाता रहूं? नहीं तो आज तो सुनो, आप कहते हो पत्थर मैं क्यों खाता रहा हूँ। एहसन श्रीवास्तव टेम्परेरी पुलिस कमिश्नरी में जब किसानों का आंदोलन हुआ, जहाँ ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर चढ़ रहे थे, दिल्ली में लाल किले पे चढ़ गए जाके सारे आंदोलनकारी, ठीक है, उसमें तो उनने पूरी दिल्ली पुलिस कुटवा दी, सब पिटे। तो वो अब हर आदमी का अपना अपना हिम्मत है पुलिसिंग करने का। अब मेरे सामने में मान लो कोई आदमी झंडा उतार रहा हो, तो मैं तो अपने बैठ करके सबसे पहले एम लगा करके और लाल किले में उसी झंडे के सामने में उसको, मतलब इसे कहते हैं ना, गिन करके और 125 गोली मारूंगा मेरी आंख के सामने में। एहसन लेकिन श्रीवास्तव मेरे ने पूरी देश- पुलिस पिटवाई है सर, 2-2.5 हजार जवान पड़ा किन्हाता रहा है। हम नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, अपना अपना कह रहे हैं, अब अपनी अपनी पाचन शक्ति है। आप नहीं पचा पाते हैं हम पुलिस का पिटना। पुलिस का पिटना मतलब क्या मतलब है? वर्दी पहना है कोई, सारी लात खाने के लिए पहना है? हाँ, सेवा के लिए पहने, पब्लिक का नो डाउट अबाउट इट। अच्छा सर, उसमें ये कहा गया था कि हुकूमत ने कह दिया था कि तुम किसी को मारना मत, अब- पिटते रहना। पता कितनी नहीं सच्चाई यार होती है ये इसमें? क्या है ये सब क्या? हमको तो आज तक किसी ने नहीं कहा है, ना ये कहा है गोली चलाना, न ये कहा है गोली मत चलाना। जो ये- किया मैंने अपनी मर्जी से किया। तो ये क्या सर ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं हाँ। ऊपर के लोगों को, नीचे के लोग? हाँ, मुझे जो काम ब्यूरोक्रेट। नहीं करना है तो मैं बोलूँगा कि इसका ऑर्डर नहीं था। खाना आपको खाना है, इसके लिए ऑर्डर कोई देता है क्या? नहीं। तो आप खाते हैं ना, हाँ, तो मत खाइए ना, बोले ऑर्डर नहीं था। खाएंगे, तो फिर फर्ज निभाइए। नहीं निभाएंगे। ये शुक्रिया स्टेट मिरर से बात करने के लिए सर। ये थे हमारे साथ दीपक मिश्रा, 1984 बैच के पूर्व दबंग IPS, जिन्होंने किसी की नहीं सुनी सिवाय अपनी आत्मा के। जो आत्मा ने कहा वो किया। भले ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नहीं बन सके, किसी पैरामिलिट्री फोर्स के भारत में हेड नहीं बन सके, कोई अफसोस नहीं है, संतुष्टि है तो इस बात की कि वे बेदाग निकले काजल की कोठरी से।